Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to see chapter number 5 Universal Franchise and India's Electoral System. इंडिया में इलेक्शन का क्या सिस्टम है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है, इस सब के बारे में हम जानने वाले हैं। तो इलेक्शन से रिलेटेड चीजें समझेंगे। तो ये क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी ऑफ सोशल साइंस एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का चैप्टर नंबर 5 है। इसका पार्ट 1 होगा। ट्राई करूंगी 2 पार्ट्स में चैप्टर को हम फिनिश कर दें। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द चैप्टर, बट उससे पहले यहाँ पे कॉन्टेंट शीट है चैप्टर 1, 2, 3 ये पूरी तरीके से हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं 8th क्लास की वीडियोस अभी नहीं बना रही थी कि जैसे 7th का मैं कंप्लीट करना चाह रही थी। मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स आई हैव कंप्लीटेड। नाउ आई विल फोकस ऑन 8th क्लास। सभी चैप्टर्स में जल्दी से जल्दी फिनिश कर दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इन 10 to 12 days आई विल ट्राई टू फिनिश मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स फ्रॉम ऑल सब्जेक्ट्स। ओके, सो चैप्टर 5 हम शुरू कर रहे हैं। लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द चैप्टर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी या यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। यहाँ पर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का एक कोट दिया हुआ है, रीड करते हैं। इंडिया एडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी विद एन अबंडेंट फेथ इन कॉमन मैन एंड द अल्टीमेट सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। हमारे भारत ने जब आजाद हुआ हमारा भारत, तो ये कहाँ पर कहा है उन्होंने? नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब डिबेट्स चल रही थी उसमें उन्होंने कहा कि हमारे भारत ने ये जो हम एडल्ट फ्रेंचाइजी यूज कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी मतलब होता है कि राइट टू वोट, वोट करने के जो पावर हम एडल्ट को दे रहे हैं 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को, तो हम अपने जो हमारे मैन है, कॉमन मैन है, सामान्य जो लोग हैं हमारे देश के, उनमें हमें विश्वास है कि वो सही डिसीजन लेंगे। ठीक है, नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज सच एन एक्सपेरिमेंट बीन सो बोल्डली अंडरटेकन। ये इस तरीके का डिसीजन, जैसे देश आजाद हुआ और आजाद होने के साथ ही अपने नागरिकों को वोटिंग राइट्स दे देना सभी को, ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ था। सबको आजाद होने के बहुत समय बाद देश में धीरे धीरे सबको राइट्स मिले। जैसे पहले सिर्फ कुछ लोगों को अधिकार था वोटिंग करने का किसी कंट्री में, फिर बाद में उस कंट्री में वुमेन को राइट मिले, कुछ ग्रुप्स को मिले, तो ऐसे हम कह सकते हैं सेक्शंस में मिला, एक साथ सबको वोटिंग राइट्स नहीं मिले। जैसे इंडिया में हमने 18 ईयर या उससे जो ज्यादा का व्यक्ति है वो वोट कर सकता है, तो सबको दिए ये अधिकार है ना। यहाँ पर आप क्लिप्स देख सकते हैं, पेपर कटिंग है। इंडिया क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड विद 64.2 करोड़ पीपल वोटिंग इन लोकसभा पोल्स। तो इलेक्शंस की इस तरीके की न्यूज आप देखते रहते होंगे ना। तो इस चैप्टर में हम बिग क्वेश्चन क्या क्या कवर करने वाले हैं। व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, होता क्या है, यूएएफ बोलते हैं इसे, क्या होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। इलेक्टोरल सिस्टम, इलेक्शन का क्या सिस्टम है इंडिया में वो समझेंगे। एंड हाउ डज इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम वर्क, इंडिया में जो इलेक्शन का सिस्टम है कैसे परफॉर्म करता है, दैट वी विल लर्न। ओके, नाउ हियर यू कैन सी जस्ट वोटिंग, इट्स द बिगेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ आवर डेमोक्रेसी, द जनरल इलेक्शन। जब इलेक्शंस होते हैं इंडिया में तो आप देखते होंगे रैलीज निकलती हैं, लोग वोटिंग के लिए आते हैं आपकी कॉलोनीज में, जो नेता वगैरह हैं, राइट। ऐसा लगता है कोई त्योहार सेलिब्रेट हो रहा है ना, जगह जगह होर्डिंग्स वगैरह लगाए जाते हैं। सो इट्स जस्ट वोटिंग, ये सिर्फ वोट ही तो है, इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों देना? व्हाई इज एवरीवन सो एक्साइटेड? ये बच्ची सोच रही है कि इतना क्यों एक्साइटेड है सब। हम भी सोचते हैं, आप लोग भी सोचते होंगे छोटे हैं, कि इतना ज्यादा शोर शराबा क्यों है, इतना ज्यादा वोटिंग को ये लोग इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, राइट। नाउ लेट अस जस्ट सी। सो एवरी वोट काउंट्स, हर एक वोट की कीमत होती है, हर एक व्यक्ति जो वोट करता है उसके वोट की वैल्यू होती है। योर वोट मैटर्स, आपके जो वोट हैं वो महत्व रखते हैं कि कौन आगे नेता चुनकर आएगा, कौन लीडर बनेगा, किसको आप चुनने जा रहे हैं। तो सभी व्यक्तियों के वोट जो होते हैं वो मैटर करते हैं। सो लेट अस जस्ट लर्न अबाउट द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। सो द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर डिसाइडेड द यूनिवर्सल मतलब सभी को, Universal adult franchisee would be a feature of Indian democracy right from the outset. शुरुआत से ही इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने डिसाइड किया कि इंडियन डेमोक्रेसी जो होगी उसमें सभी को राइट दिया जाएगा, सभी एडल्ट को राइट दिया जाएगा, राइट टू वोट। फ्रेंचाइजी मतलब क्या होता है? अ राइट ग्रांटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट, ऐसा कोई अधिकार जो हमें गवर्नमेंट या सरकार दे रही है, मतलब हमारे जो कानून है उससे हमें मिल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कानून। सो फ्रेंचाइजी मीन्स कि कोई ऐसा कानून जो हमें संविधान से मिला हुआ है, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। अनदर टर्म इज यूज्ड इज सफरेज, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज भी आपने पढ़ा होगा। तो सफरेज और फ्रेंचाइजी एक ही वर्ड है, मतलब सिनोनिम्स हैं, हम इनको यूज कर सकते हैं एक की जगह दूसरे को। ओके, तो इसका मतलब है कानूनी अधिकार हमें मिला हुआ है सभी जो एडल्ट्स हैं हमारे कंट्री के उनको। सो दिस मीन, इसका मतलब क्या है
कि सभी को शुरू से ये अधिकार मिला है, तो इसका मतलब क्या? दिस मीन्स दैट एवरी एडल्ट सिटीजन गेट्स वन वोट एंड ऑल वोट्स हैव इक्वल वैल्यू, कि भारत में जो भी व्यक्ति 18 या उससे ज्यादा साल का है वो वोट करता है तो हर एक व्यक्ति के पास एक वोट है। ऐसा नहीं कोई अमीर है तो एक व्यक्ति जाके 10 बार वोट कास्ट कर सकता है, नहीं, सभी व्यक्ति के पास एक एक वोटिंग पावर है और सबके वोट्स की वैल्यू एक ही है, इक्वल वैल्यू है। चाहे अंबानी जाके वोट करे, चाहे एक नॉर्मल व्यक्ति जाकर वोट करे, दोनों के वोट की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी। ऐसा नहीं किसी के वोट की वैल्यू ज्यादा है और किसी की कम है। सो हेंस एवरी इंडियन सिटीजन aged 18 and above has a right to vote. So भारत में हर वो नागरिक जो 18 साल का है या उससे बड़ा है तो उसे राइट टू वोट है, irrespective of caste, creed, race, religion, gender and education, income etc. चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, irrespective मतलब इसमें ये नहीं देखा जाएगा, जब ये अधिकार दिया गया वोटिंग राइट तो इसमें ये नहीं देखेंगे कि वो किस कास्ट का है, किस क्रीड का है, किस रेस का है, किस रिलीजन का है, किस जेंडर का है, किस एजुकेशन का है, मतलब वो कितना पढ़ा लिखा है, उसकी इनकम क्या है, ये सब चीजें इसमें मायने नहीं रखती है। चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड मतलब समुदाय का हो, किसी भी रेस, जैसे रंग के बेसिस पे जो भेदभाव होते हैं वो नहीं है यहाँ पर। द वर्ड यूनिवर्सल, मैंने आपको बताया ये जो यूनिवर्सल इसमें वर्ड है कनोट्स दिस, इसका मतलब यही है कि सभी जो 18 साल से बड़े हैं या 18 साल के हैं। सो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इज अ कॉर्नर स्टोन, ये एक नींव का पत्थर है हमारी डेमोक्रेसी में। इलेक्शन टू लोकसभा, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड ऑल लोकल इलेक्शंस इन विलेजेस एंड सिटीज आर बेस्ड ऑन यूनिवर्सल फ्रेंचाइज आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है उसमें रूल्स है, तो उसमें जो आर्टिकल 326 है उसके हिसाब से चाहे कोई भी इलेक्शन हो, लोकसभा के इलेक्शन हो, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो जो स्टेट लेवल पे होते हैं, या यूनियन टेरिटरी के इलेक्शन हो, या विलेज लेवल पे लोकल इलेक्शन हो, पंचायत के या कोई भी इलेक्शन हो, उसमें यूनिवर्सल फ्रेंचाइज ही फॉलो होती है। ये आर्टिकल 326 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें प्रोविजन दिया गया है। रिमेंबर दैट नो वन कैन वोट ऑन अनदर्स बिहाफ। मैंने आपको क्या बताया, एक व्यक्ति के पास एक ही वोट है और वो एक बार ही वोट कास्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मान लो कि उसके घर में कोई बीमार है तो उसके बदले जाके वोट दे आएगा, नहीं, जिसका वोट है वही जाकर देगा, कोई भी किसी के बिहाफ पे वोट कास्ट नहीं कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज, कैन यू कैलकुलेट हाउ लॉन्ग यू हैव टू वेट बिफोर यू कैन वोट। आप कितने साल के हैं? अगर आप 13 साल के हैं तो अभी आपको 5 साल और वेट करना है। तो आप कितने साल के हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कितने साल बाद वोट कर सकते हैं। टू बी एबल टू एक्सरसाइज योर राइट यू नीड टू बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, यहाँ मीनिंग दिया है, एन एरिया हुज वोटर्स इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव टू अ लेजिस्लेटिव बॉडी। जैसे हमारा कंट्री इंडिया जो है बहुत बड़ा है ना, इंडिया का मैप यहाँ मैं नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, जस्ट इससे समझ लेते हैं। मान लो ये पूरा इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया को हमने स्टेट्स में बांट दिया, ऐसे 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो अब ये 8 स्टेट है, मान लो ये मध्य प्रदेश है या बिहार है, ये वाला बॉक्स। अब इतने बड़े बिहार को क्या किया गया है, इसको भी छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया गया है, राइट। अभी जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं वोटिंग के थ्रू और वो जाके लेजिस्लेटिव बॉडी में, लोकसभा में जाके हमें, या लेजिस्लेचर जो होता है स्टेट का, वहां पर जाके हमको रिप्रेजेंट करता है। इस एरिया के लोग को रिप्रेजेंट करने के लिए एक व्यक्ति चुना जाएगा जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। सो आई होप कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको क्लियर होगी। इंडिया के स्टेट में और छोटे डिविजन करते जाओ तो सबसे छोटा जब यूनिट एरिया हम बांटते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। However, one is barred from voting if found guilty of committing certain serious crime. लेकिन अगर आपने कोई सीरियस क्राइम कमिट किया है, कोई भी क्राइम जो ऐसा हो जो हीनियस हो, ऐसा सीरियस क्राइम हो, तो आपको बेयर मतलब आपको वोटिंग राइट्स नहीं है, आपको उससे वंचित रखा जा सकता है। डू यू रिमेंबर इंडिया हैड अ जनरल इलेक्शन इन द समर ऑफ 2024? 2024 में गर्मी के समय इलेक्शन हुए थे। अबाउट 980 million voters were eligible to exercise their franchisee for the 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के इलेक्शन के लिए अब ये पूरा जो हमारा भारत का मैप यहाँ आप देख रहे हैं, इस पूरे भारत को लोकसभा के इलेक्शन के लिए 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया। कॉन्स्टिट्यूएंसी आई होप क्लियर हो गया कि सबसे छोटी यूनिट, जैसे स्टेट्स को भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है ताकि मैनेजमेंट उस जगह का एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से हो जाए। वहां पे जो सरकार होगी वो उसको उतना ही एरिया मैनेज करना रहेगा, राइट। इसीलिए तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं टोटल 543 थी इस इलेक्शन में, 2024 के इलेक्शन में, और 980 मिलियन वोटर्स थे जिनको वोट वो कर सकते थे, एलिजिबल थे।
ठीक है, जो 18 साल के थे उससे ज्यादा के थे, उन्होंने कोई क्राइम कमिट नहीं किया था। 980 मिलियन लोग वोट करने वाले थे। वी नीड एन एलेबोरेट एंड वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम टू मैनेज दिस मैसिव एक्सरसाइज एंड इंश्योर दैट इलेक्शंस टेक प्लेस फेयरली एंड फ्रीली। अब देखो शादी ब्याह होते हैं तो उसमें थोड़ी सी बाराती आती है, थोड़े से लोग आते हैं, तो कितना मैनेजमेंट लगता है, कितने सारे लोग हम रखते हैं मैनेज करने के लिए, राइट, मैनेजमेंट टीम होती है। अब सोचो यहाँ 980 मिलियन लोग वोट करने वाले हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा काम है ये। तो इसके लिए हमें वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम चाहिए ताकि इतना मैसिव बड़ा लेवल पे जो एक्सरसाइज होने वाली है उसको इंश्योर करे कि वो फेयरली, मतलब सही से कंडक्ट करे और फ्रीली, कोई किसी के दबाव में आके वोटिंग ना करे। सभी चीजें इंश्योर करना कितना जरूरी हो जाता है। सो इन दिस चैप्टर वी विल ब्रीफली एक्सप्लोर हु कैन वोट, अ फ्यू ऑफ द टाइप्स ऑफ इलेक्शंस वी हैव, द इलेक्टोरल सिस्टम एंड हाउ इट इज ऑर्गेनाइज्ड। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कौन कौन वोट कर सकते हैं, कितने टाइप के इलेक्शन होते हैं और इलेक्टोरल सिस्टम क्या है, कैसे ऑर्गेनाइज की जाती है, कितने लोगों को वोट देना है, तो कैसे सारी चीजें मैनेज की जाती हैं। तो वही इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट। यहाँ सबसे पहले दिया है, डोंट मिस आउट, इंडिया हैज 3.1 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इंडिया में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जिनको इलेक्शन के थ्रू चुना गया है, वो 3.1 मिलियन है, जिसमें से 1.3 मिलियन विमेन है। औरतें कितनी है? 1.3 मिलियन। इन मोर देन 2,50,000 लोकल गवर्नमेंट बॉडीज अक्रॉस इंडिया। जो लोकल पंचायत वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, सबको अगर हम मिलाएं तो 2.5 लाख लगभग ऐसे लोकल गवर्नमेंट है, उनके पार्ट है ये 3.1 मिलियन रिप्रेजेंटेटिव। ऑल दीज आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये जो 3.1 मिलियन रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये सभी जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस्ड पे इनको चुना गया है, इलेक्ट किया गया है। ओके, नाउ अगेन हियर इज अ फैक्ट, बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली 13% ऑफ इंडियंस वर अलाउड टू वोट एंड फ्रेंचाइजी वर नॉट यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब आपको अब समझ में आ गया कि सबको वोटिंग राइट्स है, जो 18 साल या उससे ज्यादा के हैं। लेकिन जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, बिफोर इंडिपेंडेंस, सिर्फ 13% ही लोग ऐसे थे भारत में जो वोटिंग कर सकते थे। वी विल डेल्व मोर इनटू दिस इन अनदर पार्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक। इसी में हम इसके बारे में और ज्यादा बाद में पढ़ेंगे। इंडिया वाज अमंग अर्ली नेशन टू ग्रांट विमेन द राइट टू वोट अहेड ऑफ मेनी अदर अराउंड द वर्ल्ड। इंडिया एक ऐसा देश है जिसने औरतों को भी बिल्कुल शुरुआत में, जब देश आजाद हुआ उसके साथ ही वोटिंग राइट्स दे दिए। वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जहां पर विमेन को वोटिंग राइट बहुत बाद में मिले। आप देख सकते हो विमेन सफरेज परेड, औरतें जो थी यूएसए में, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1913 तक उनको वोटिंग राइट नहीं मिले थे। कैन यू इमेजिन? सो फॉर एग्जांपल, विमेन वर गिवन राइट टू वोट इन स्विट्जरलैंड ओनली 1971। देखो हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उसके भी कितने सालों बाद स्विट्जरलैंड में औरतों को अधिकार दिया गया वोटिंग का। विमेन फॉट लॉन्ग एंड हार्ड इन मेनी कंट्रीज टू विन दिस फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट। फंडामेंटल मतलब बेसिक, और डेमोक्रेटिक राइट ये बिल्कुल बेसिक मौलिक अधिकार है किसी का भी, और इसको भी पाने के लिए औरतों ने बहुत ज्यादा हार्ड स्ट्रगल किया इस अधिकार को पाने के लिए बहुत सारी कंट्री में। लेकिन इंडिया में, इन इंडिया ऑन द अदर हैंड, अ प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशनल विजन एंड डीप डेमोक्रेटिक वैल्यूज रूटेड इन इंडियाज एंशिएंट ट्रेडिशंस इंश्योर्ड विमेन हैड वोटिंग राइट्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। लेकिन हमारे देश में हमारी जो रूट है उसके हिसाब से, एंशिएंट ट्रेडिशन के हिसाब से, जो हमारी सभ्यता उसके हिसाब से विमेन को बिल्कुल शुरुआत से ही, वेरी बिगनिंग से राइट्स दिए गए वोटिंग के। ओके, नाउ नेक्स्ट हियर यू कैन सी देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इज सो इंपॉर्टेंट। सबको वोटिंग राइट्स देना क्यों इंपॉर्टेंट था? तो इसके बहुत से कारण है। यहाँ पर ये जो फिगर दिया है इसके थ्रू हम समझते हैं। जैसे वाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है? तो इसमें एवरीवन इज इक्वल, सब बराबर है। जैसे मैंने आपको समझाया, हर एक के वोट की वैल्यू सेम होगी। इसी कारण से क्या होता है, जब सबकी वोट की वैल्यू सेम है तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। किस आधार पे? बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, सेक्स, एजुकेशन, वेल्थ, और किसी भी बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं होगा। सबके वोट की वैल्यू क्या है? इक्वल है। तो कास्ट के बेसिस पे, किस जात के हो, क्रीड किस समुदाय के हो, सेक्स यानी मेल हो या फीमेल हो, एजुकेशन कितना पढ़े लिखे हो, वेल्थ आपके पास कितना पैसा है, इस बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबके वोट की वैल्यू जो है वो बराबर है। ठीक, नाउ दूसरा, ये पहला पॉइंट हो गया कि सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है। दूसरा है एवरीवन्स वॉइस मैटर, सबकी आवाज मैटर करती है। वोट देने पर ही सरकार बनती है, इतना तो आप समझते हैं। वोट देंगे, जो जीतेगा वही सरकार बनेगी। एक एक लोग जो भी हैं उनके
के वोट की वैल्यू है, तो उनकी आवाज भी मैटर करती है। ऑल कैन पार्टिसिपेट इन डिसाइडिंग द नेशंस फ्यूचर, देश का फ्यूचर कैसा होगा, कौन संभालेगा, वो डिसाइड करने में सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसीलिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्यों इंपॉर्टेंट है यूएएफ? सो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आंसरेबल टू इलेक्टोरेट। अब जो नेता चुने गए हैं, अब वो क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो लोगों ने जब उनको चुना था तो ये जो क्वेश्चन करेंगे तो नेता को इनको आंसर करना पड़ेगा कि तुमने तो इलेक्शन के वक्त कहा था कि ये करोगे वो करोगे, अब तुम क्यों नहीं कर रहे हो, या ये काम जो तुमने किया, कोई भी स्टेप अगर ये लीडर लेगा तो ये लोग क्वेश्चन कर सकते हैं और इस लीडर को इनको आंसर करना पड़ेगा। सो पीपल वोट देम आउट इन इलेक्शन। अगर इसने आंसर नहीं किया फिर इलेक्शन आएंगे तो ये लोग अब उसको वोट नहीं देंगे, राइट? सो वोट देम आउट मतलब अगले इलेक्शन उनको हरा देंगे। ऐसे ही पावर टू डिटरमाइन वंस फ्यूचर, एक व्यक्ति का फ्यूचर क्या होगा ये डिसाइड करने के लिए यूएएफ या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट है। पीपल डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ फ्यूचर दे वांट एंड हु कैन बेस्ट रिप्रेजेंट देम, कैसा भविष्य उनको चाहिए, उनके भविष्य के लिए जो जरूरी है, क्या जिनको वो चुनने जा रहे हैं वो पूरा करेंगे, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ओके, नाउ फोस्टर सिविक एंगेजमेंट, लोगों को एंगेज करना, देश की जो पॉपुलेशन है, जो सिटीजन है, नागरिक है, उन सबको वोटिंग प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है, देश की जो सरकार बन रही है, जो काम हो रहा है उसमें इन्वॉल्व करना, कि वो भी देश के बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं और उनके बिना देश नहीं चल सकता। सो पीपल पार्टिसिपेट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन देयर एरिया, उनके एरिया में कोई प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट तो सॉल्व करेंगे नहीं, वो एक लीडर को चुनेंगे, तो वो लीडर ही तो उसे सॉल्व करेगा प्रॉब्लम को, या जो भी है, तो लीडर कौन चुन रहा है, आखिर लोग ही चुन रहे हैं, तो इनडायरेक्टली वो अपने लिए काम कर रहे हैं, राइट? अब दो बॉक्स यहाँ दिए थे, हमें खुद फिल करना था, तो एक मैंने दे दिया है स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रेंथन करता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, एनकरेज करता है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस एज लीडर्स आर चूजन बाय पीपल। अकाउंटेबिलिटी, अभी मैंने कहा जो नेता चुने जाते हैं वो आंसरेबल होते हैं, लोगों को आंसर करते हैं। ट्रांसपेरेंसी की वो जिस काम के लिए उनको चुना गया वो काम उस एरिया में हुआ कि नहीं, तो ट्रांसपेरेंसी है, काम करेंगे तो दिखेगा, नहीं करेंगे तो नहीं दिखेगा, नेक्स्ट इलेक्शन में उनको हटा दिया जाएगा, राइट? देन प्रमोट्स इक्वालिटी इन सोसाइटी, इक्वल ट्रीटमेंट होता है सबके साथ, चाहे वो किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस के हो, राइट? तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए ताकि आंसर आ जाए 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो रीजन में आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6-7 रीजन आपको याद होने चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज bridging barriers, enabling participation, ensuring universal adult franchisee। so क्या क्या barriers आ सकते हैं, रुकावटें आ सकती हैं, उनको ब्रिज करना, रुकावटों को हटाना, पार्टिसिपेशन को एनेबल करना, मतलब देखो इतने लोग हमने पढ़ा कि वोट कर सकते हैं, तो क्या सभी वोट देने जाते हैं क्या? कभी कभी ऐसा होता है किसी कारणवश कोई व्यक्ति वोट नहीं देने जा रहा, तो कैसे हम इंश्योर करें कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी हो, सभी लोग वोट करें, तो उसके बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ओके, सो आप अपने घर में पता करिएगा कि कितने लोग वोट कर सकते थे और किस किस ने वोट कास्ट किया और किस किस ने वोट कास्ट नहीं किया। क्या सबने किया? तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किसकी फैमिली में सबने वोट कास्ट किया। कोई ये नहीं बताएगा किसको कास्ट किया, बस सिर्फ ये बताना है वोटिंग किया था या नहीं किया था 2024 के इलेक्शन में। ओके, नाउ डेमोक्रेसी थ्राइव्स व्हेन एवरी एलिजिबल सिटीजन कैन फ्रीली एंड फेयरली पार्टिसिपेट इन इलेक्टोरल प्रोसेस। डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है तभी थ्राइव करेगा, तभी चल पाएगा जब हर एक नागरिक फ्री होकर और फेयर तरीके से पार्टिसिपेट कर सके इलेक्टोरल प्रोसेस में, इलेक्शन के प्रोसेस में। ऐसा नहीं उनसे डरा धमका के कोई भी वोटिंग ली जा रही है, राइट? सो वोटिंग इन इलेक्शन इज अ पावरफुल वे फॉर पीपल टू एक्सप्रेस देयर विल। जो इलेक्शंस होते हैं उसमें वोट करने से उनके पास पावर होती है, एक साधारण व्यक्ति भी पावरफुल होता है, वो अपनी विल यानी अपनी इच्छा को एक्सप्रेस कर सकता है कि मैं इसको नहीं चुनूंगा, मैं इस वाले व्यक्ति को चुनूंगा। हो सकता है इस व्यक्ति ने जो उनके एरिया में कोई प्रॉब्लम हो वो सॉल्व की हो, उस पर्टिकुलर व्यक्ति से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व की हो, राइट? सो ये एक पावरफुल टूल है वोटिंग जो है, जिससे लोग अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाउ डज दिस टेक प्लेस इन इंडिया? इंडिया में कैसे होता है? सो इंडिया इज अ लार्ज, डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स कंट्री। इंडिया बहुत बड़ा है, डाइवर्स कल्चर है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कल्चर प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, इसीलिए एक जटिल कंट्री हम बोल सकते हैं, बहुत डाइवर्स कल्चर यहाँ लोग रहते हैं। टू इलस्ट्रेट द पॉपुलेशन ऑफ एलिजिबल वोटर्स इन इंडिया इज 15 times the population of UK and in the terms of area India is 6 times larger than France। अब देखो, अगर आपको देखना है कि इंडिया कितना लार्ज है तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया में जो लोग वोट कर सकते हैं, एलिजिबल वोटर्स हैं, वो 15 गुना 15 टाइम्स ज्यादा है किसकी पॉपुलेशन के? यूके के। यूनाइटेड किंगडम की टोटल पॉपुलेशन जितनी है उससे 15 गुना ज्यादा तो हमारे यहाँ वो लोग हैं जो सिर्फ वोट कर सकते हैं, मतलब 18 साल या उससे ज्यादा के हैं, उसमें भी जो एलिजिबल है। और एरिया के टर्म में अगर हम बात करें तो इंडिया का एरिया 6 गुना ज्यादा
ज्यादा है फ्रांस के एरिया से। तो आप देख सकते हो कंट्रीज आ रही हैं हमारे देश में, कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज है ना। सो जियोग्राफिक डाइवर्सिटी आ रही है, मतलब एक इंडिया में कितने फ्रांस आ सकते हैं? 6 फ्रांस आ सकते हैं इफ वी आर गोइंग टू कंपेयर इन टर्म्स ऑफ एरिया। और पॉपुलेशन में करो तो देखो सिर्फ वोटिंग की पॉपुलेशन हम देख सकते हैं 15 गुना ज्यादा है यूके से। सो ज्योग्राफिकल भी डाइवर्सिटी है इंडिया में, ये भी एक चैलेंज है। जैसे कहीं पहाड़ है बहुत ज्यादा, तो जो लोग पहाड़ पे, माउंटेन्स पे रह रहे हैं, वहां कैसे वोटिंग ऑर्गेनाइज की जाए। जो लोग वैलीज में रह रहे हैं, दूर दराज के एरिया है, वहां कैसे वोटिंग ऑर्गेनाइज की जाए। तो ये सब चैलेंजेस हैं कि इतने लोगों को कैसे पार्टिसिपेशन कराया जाए। 10 इलेक्शन इन इंडिया नीड टू बी ऑर्गेनाइज टेकिंग दिस कॉम्प्लेक्सिटी इनटू अकाउंट। ये सारी चीजें दिमाग में रखते हुए, सारी कॉम्प्लेक्सिटी, प्रॉब्लम्स को सोचते हुए इलेक्शंस जो है इंडिया में ऑर्गेनाइज होते हैं या किए जाने चाहिए। सो नेक्स्ट है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो अब इस सबको कराने की जिम्मेदारी किसकी हुई? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। एक बॉडी बनाई गई इंडिया में, इट ऑर्गेनाइजेज इलेक्शन इन इंडिया। जैसे शादी ब्याह होते हैं तो हम किसी केटरिंग वाले को जाके ऑर्डर्स देते हैं कि इतने डेट को आके आपको ये करना है, अब सारा मैनेजमेंट वो देखता है, हमने क्या किया, पैसे दे दिए। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसी ही एक बॉडी बनाई गई, और उनको शादी में होता है ना, घर में कोई शादी की बात नहीं, कोई भी फंक्शन ले लो, तो हम लोग घर में क्या करते हैं, काम बांट देते हैं कि तुम ये देखोगे, तुम वो करोगे, तुम सुबह का नाश्ता देख लेना, ऐसी चीजें बांट दी जाती हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बॉडी बनाई गई जिसको ये काम दिया गया कि इंडिया में इलेक्शंस ऑर्गेनाइज कराने। इनके बारे में हम इसी चैप्टर में बाद में और ज्यादा पढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI जिसे कहते हैं, हैज टेकन सेवरल इनोवेटिव एक्सेसिबिलिटी मेजर टू रिमूव बैरियर्स टू एक्सरसाइजिंग द फ्रेंचाइजी एंड इंश्योर नो वोटर इज लेफ्ट बिहाइंड। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो ये इंश्योर करता है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव स्टेप्स लिए, मेजर्स लिए, कदम उठाए, जिससे कि जो बैरियर्स हैं, रुकावटें हैं कि लोग अपनी फ्रेंचाइजी को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, वोट नहीं दे पा रहे हैं, वो लोग वोट दें, कोई भी वोटर पीछे ना रह जाए। ऐसे बहुत से कदम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उठाए हैं। इलेक्टोरल ऑफिसर्स ट्रैवल टू रिमोट लोकेशंस टू इंश्योर एवरी सिटीजन कैन एक्सरसाइज देयर डेमोक्रेटिक राइट। जितने भी ऑफिसर्स होते हैं इलेक्शंस के समय जो अपॉइंट किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, वो सब रिमोट लोकेशन, मतलब ऐसे एरिया जहां पर पूरी प्रॉपर तरीके से वोटिंग ना हो सके, तो वहां पर भी उनको भेजा जाता है। जंगल हो गए, कोई आदिवासी कहीं रह रहा है, या माउंटेन्स वाले एरिया हो गए, वहां पर भेजा जाता है ताकि हर नागरिक अपने डेमोक्रेटिक राइट को प्रैक्टिस कर पाए। सो 2024 में, इन 2024, फॉर द फर्स्ट टाइम द एल्डरली एंड पीपल विद डिसेबिलिटी कुड कास्ट देयर वोट्स फ्रॉम होम। जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, या जो डिसेबल हैं, या स्पेशली एबल्ड लोग हैं, वो लोग अपने घर से ही वोट कास्ट कर सकते थे। और पोस्ट जो लेटर्स जैसे हम लिखते हैं, उस तरीके से भी आप वोटिंग ऑप्शन थे आपके पास, वाज अवेलेबल फॉर अ स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ वोटर्स। कुछ एक कैटेगरी के वोटर्स हैं जिनको पोस्टल वोटिंग भी अलाउ की गई थी। असिस्टिव टेक्नोलॉजीज लाइक ब्रेल एनेबल्ड वोटर कार्ड्स एंड ऐप बेस्ड रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस इंक्लूडिंग व्हील चेयर्स एंड रैम्प्स वर ऑल्सो मेड पॉसिबल। हम यही तो पढ़ रहे हैं कि वोटिंग ना देने के लिए जो लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है कि हम क्यों नहीं दे पा रहे, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हम चल नहीं सकते, अगर कुछ डिसेबल पीपल है तो कहेंगे हम चल के वहां तक नहीं जा सकते। तो ऐसे कुछ इनोवेटिव स्टेप्स उठाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि जैसे ऐप बेस्ड रिक्वेस्ट हो गया, जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल एनेबल्ड वोटर कार्ड्स हो गए, व्हील चेयर्स अरेंज कराए गए, रैंप्स बनवाए गए, है ना, ताकि लोग आकर, और यहाँ हमने देखा घर से भी वोट कर सकते थे एल्डरली और डिसेबल पर्सन। जो कुछ कैटेगरी के वोटर्स हैं स्पेसिफिक, उनको पोस्टल वोटिंग भी अलाउ की गई। तो ये सारे स्टेप्स लेकर क्या कर रहे हैं, हम एक्सेस कर रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा रहे हैं कि सभी लोग वोट करें, कोई भी वोटर पीछे ना रह जाए। नाउ लेट्स एक्सप्लोर, डिस्कस इन ग्रुप व्हाट रोल डू सच मेजर प्ले इन डेमोक्रेसी। ये किस तरीके से प्ले करते हैं, अगर ऐसे मेजर हम उठा रहे हैं, ऐसे रैंप वॉक्स वगैरह बना रहे हैं, तो कैसे स्टेप्स ये हमारी डेमोक्रेसी में कैसे इफेक्ट करेंगे। डू यू नो ऑफ एनीवन हु बेनिफिटेड फ्रॉम दिस इंप्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी मेजर? हाउ माइट दे इंक्रीज वोटर पार्टिसिपेशन इन योर नेबरहुड? हाउ कैन टेक्नोलॉजी असिस्ट? सो ये सारी चीजें जो है, इफ यू हैव एक्सेस टू इंटरनेट, विजिट दिस, ये साइट दी गई, यहाँ विजिट कर सकते हैं। रीड एंड आइडेंटिफाई वेरियस इंटरवेंशंस दैट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज टेकन टू फैसिलिटेट वोटिंग बाय पीपल विद डिसेबिलिटी। आप यहाँ देख सकते हो, इस लिंक पे आप क्लिक करके पढ़ोगे कि जो लोग डिसेबल हैं उनको भी किस तरीके से एक्सेस दिया गया कि आप भी आके वोट कर सकते हैं, उनके लिए सुविधा प्रोवाइड की गई। तो ये सब क्या है, ये मेजर लेने से क्या होता है, बहुत ज्यादा जो लोग हैं जो एलिजिबल हैं वोट करने के, वो भी वोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर इमेजेस दी गई हैं, ये देख सकते हैं आप, व्हील चेयर पे पर्सन बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, बट दे कैन कास्ट देयर वोट, ये आप देख सकते हैं, है ना।
बुजुर्ग हैं घर पे ही उनके लिए वोटिंग की व्यवस्था की गई है। सो ये सारे कुछ स्टेप्स हैं। हियर यू कैन सी सम मोर इमेजेस, राइट। ये देख नहीं सकते तो इनके लिए हेल्प्स हैं ले जाने के लिए, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो घर में वोटिंग प्रोसेस इनके लिए अरेंज कराया गया, राइट। सो दीज आर सम एक्शंस टेकन बाय और मेजर्स टेकन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नाउ डोंट मिस आउट, Uttar Merur inscription from 10th century describe transparent process for selection of representative। उत्तर मेरूर का एक इंस्क्रिप्शन मिला है जो 10वीं शताब्दी का है, 10th सेंचुरी का है। इंस्क्रिप्शन यानी किसी हार्ड सरफेस पे कुछ खोद के लिखवाया है उस समय के लोगों ने। तो उसमें हमें एक ट्रांसपेरेंट, बहुत ही पारदर्शिता के साथ इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता था, रिप्रेजेंटेटिव जो नेता है उनको कैसे चुना जाता था, वो हमें देखने को उसमें मिलता है। एलिजिबल कैंडिडेट्स नेम्स वर रिटन ऑन फ्रैगमेंट्स ऑफ पाम लीव्स एंड प्लेस्ड इन अ पॉट व्हिच वाज देन सील्ड। एक पॉट लिया जाता था, मटका लिया जाता था और जो लोग इलेक्शन में खड़े हैं उनके नाम लिख के चिट बना के, जैसे अभी चिट बनाते हैं तो उस वक्त पत्ते पे, पाम लीफ पे लिख के उनके नाम इस घड़े में डाल दिया जाता था और इसको सील कर दिया जाता था। जिस दिन सिलेक्शन दिन आता था, जिस दिन होने वाला है प्रोसेस, इट वाज ओपन पब्लिकली, लोगों के सामने इस मटके को खोला जाता था और एक छोटा बच्चा कोई भी आके, यंग बॉय, ड्रू द पाम लीव्स रैंडमली वन बाय वन, एक एक करके इसमें से पर्ची निकालता था और अ रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल आफ्टर शोइंग हिज एम्प्टी हैंड्स टू द पब्लिक वुड रीड आउट ईच नेम ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट। फिर वो सिलेक्टेड कैंडिडेट के नाम रीड करके बताता था पब्लिकली कि किसको चुना गया है। तो ये प्रोसेस हुआ करता था। इसमें कोई भी देख सकते हैं कि फ्रॉड या कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता था। ओके, नाउ नेक्स्ट यहां दिया हुआ है इलेक्शन फॉर क्लास रिप्रेजेंटेटिव। आपको पता है एक तरीके के इलेक्शन तो आप अपनी क्लास में भी देखते हैं, जब क्लास रिप्रेजेंटेटिव या मॉनिटर्स वगैरह जो होते हैं आपके क्लास में कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसे एग्जांपल दिया है ग्रेड 8 का, सूर्योदय स्कूल का। सो इट वाज टाइम फॉर एनुअल इलेक्शन ऑफ क्लास रिप्रेजेंटेटिव, सीआर बोलेंगे इसको अब से हम। तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव सीआर जो है, इनके इलेक्शन होने वाले थे क्लास में, क्लास 8th में। वुड रिप्रेजेंट द क्लास इन मीटिंग्स विद टीचर, ऑर्गेनाइज इवेंट्स एंड एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड स्कूल अथॉरिटीज। तो ये जो सीआर होते हैं, जो सीआर चुने जाते हैं, इनका काम क्या होता है? कोई भी मीटिंग हो रही है टीचर्स के साथ, तो अपने क्लास को रिप्रेजेंट करना, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है तो एक ब्रिज की तरह एक्ट करना और इवेंट ऑर्गेनाइज करने में मदद करना, ब्रिज की तरह एक्ट करना कि स्कूल की जो अथॉरिटीज हैं उनके सामने अपने जो क्लास के बच्चे हैं उनकी कोई डिमांड है, कोई चीज जरूरत है तो वो रखना। सो 3 स्टूडेंट्स, अहमद, गुरमत एंड रवि, यहाँ देख सकते हो 3 बच्चे हैं, ये तीनों दे डिसाइडेड टू कॉन्टेस्ट फॉर द पोजीशन। ये तीनों खड़े हुए हैं, इन तीनों में से कोई एक सीआर बनेगा, ठीक है, कॉन्टेस्ट के लिए खड़े हुए हैं। द क्लास टीचर, यहाँ देख सकते हैं क्लास टीचर मिसेस Usha was appointed as election officer to ensure the election process was fair, transparent and followed all the necessary rules। ये टीचर इंश्योर करेंगे कि इलेक्शन जो होने वाले हैं, इनमें से जो चुने जाने वाला है उसका प्रोसेस फेयर हो। देखो इलेक्शन की जब भी बात आएगी ना बेटा, तो आपको ये 2 शब्द याद होने चाहिए, इलेक्शन फ्री हो, फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो। कि कुछ भी इसमें ट्रांसपेरेंट मतलब सबको साफ साफ दिख रहा हो कि क्या प्रोसेस चल रहा है। ऐसा नहीं किसी से छुपा के जाके बात कर ली, किसी को छुपा के जाके वोट कर दिया, पर्ची हेर फेर कर दी, ऐसा नहीं। फेयर प्रोसेस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि ऐसा हो तो मैम वहां पर खड़ी हैं। नाउ हियर्स ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है, अहमद के बारे में पहले बताया है। अहमद प्रॉमिस, अहमद ने क्लास से क्या प्रॉमिस किया? टू इंप्रूव द क्लीनलीनेस ऑफ द क्लासरूम एंड द प्लेग्राउंड, कि अगर वो चुना जाता है तो क्लासरूम को साफ सुथरा रखवाएगा और ग्राउंड जो है, प्लेग्राउंड है, उसको भी साफ रखवाएगा, ठीक है। क्लीनलीनेस के लिए अहमद ने कहा, तो हम 1 दे देते हैं अहमद को। दूसरा, गुरमत ने कहा, गुरमत वॉज इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग ऑल हर क्लासमेट लर्न बेटर। शी प्रपोज क्रिएटिंग अ सिस्टम ऑफ पीर कोचिंग एंड म्यूचुअल सपोर्ट। गुरमत ने कहा कि वो चाहती है कि हमारी क्लास के बच्चे और ज्यादा अच्छे से सीखे, तो हम लोग म्यूचुअल सपोर्ट के साथ एक दूसरे को मिलकर, पीयर कोचिंग मतलब जो क्लास के बच्चे वो आपस में एक दूसरे को, कोई प्रॉब्लम आती है तो उनकी हेल्प करके, कोई टॉपिक किसी को अच्छे से समझ में आया है तो उसकी हेल्प करे जिसको वो समझ में नहीं आया, ऐसे करके वो ये चाहती है कि पीयर कोचिंग को हम स्टार्ट करें। और रवि जो तीसरा कैंडिडेट है, वो चाहता है, ही वांटेड टू मेक मोर स्पेस इन देयर क्लास टाइम टेबल फॉर द आर्ट्स करिकुलम। जो आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए वो टाइम टेबल में और ज्यादा चेंजेस कराएगा अगर वो चुना जाता है। जैसे म्यूजिक के लिए पीरियड्स होंगे, थिएटर, विजुअल आर्ट्स, इन लाइन विद द न्यू करिकुलम, कि ये सारे सब्जेक्ट्स भी वो ज्यादा से ज्यादा टाइम टेबल में निकलवाएगा। ये प्रोमिसेस है, अब देखते हैं आगे। सो आप ये अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इसी सेम ऐसा ही आपका रियल इलेक्शन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अब कैंपेनिंग, अब सबने अपना अपना डिसीजन बता दिया कि मैं चुना जाऊंगा तो ये करूंगा वो करूंगा। अब कैंपेनिंग, कैसे नेता वगैरह आपकी कॉलोनीज में घूमने आते हैं। सो अहमद ने क्या किया कैंपेनिंग के दौरान? ही पुट अप पोस्टर्स, उसने पोस्टर्स लगाए। गुरमत ने नोटिस बोर्ड यूज किया एंड स्पोक टू क्लासमेट, उसने क्लासमेट से बात
की while Ravi held a lunchtime music performance to promote his idea. रवि का आइडिया क्या था कि वो आर्ट कल्चर को प्रमोट करेगा, तो उसने लंच टाइम में म्यूजिक परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज किया. एंड एज द इलेक्शन ऑफिसर Mrs. Usha has to organize the elections and ensure it was conducted fairly. Mrs. Usha जो मैम है, क्लास टीचर है, उनको इलेक्शन सही से कंडक्ट कराना था, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया द रूल टू द क्लास. उन्होंने रूल्स बताए कि इलेक्शन के क्या रूल्स होंगे. किसको बताया? क्लास को. Ensuring everyone understood how the secret ballot voting process would work. कि सीक्रेट बैलेट से आपको कैसे वोटिंग करनी है. सीक्रेट बैलेट मतलब कि दो स्टूडेंट है तो ये किसको वोट दे रहे हैं ये दूसरे वाले को पता नहीं होना चाहिए, ठीक है. एंड नो वन वुड नो हु वोटेड फॉर होम, कि किसने किसको वोट दिया कोई नहीं जानेगा. तो सीक्रेट बैलेट से इलेक्शन होंगे. ये प्रोसेस को मैम ने समझाया. इंश्योरिंग द प्रोसेस वाज प्राइवेट एंड फेयर, कि जो भी प्रोसेस होगा वो प्राइवेटली रहेगा, कोई किसी का नाम नहीं जानेगा किसको इलेक्शन में किसने वोट दिया, और प्रोसेस पूरा फेयर रहेगा. शी सेट अप द वोटिंग बूथ्स इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम. क्लास के कॉर्नर में वोटिंग बूथ एस्टैब्लिश किया गया मैम के द्वारा. अब वोटिंग का दिन आया जिस दिन वोटिंग होने वाले थे. ऑन इलेक्शन डे ईच स्टूडेंट वाज गिवन अ बैलेट पेपर. सबको एक बैलेट पेपर दिया गया. उस पेपर पे तीनों कैंडिडेट के नाम लिखे गए थे. स्टूडेंट को कहा गया आस्क्ड टू मार्क एन एक्स, ये क्रॉस का साइन नेक्स्ट टू द नेम ऑफ द कैंडिडेट दे विश टू वोट फॉर, जिसके लिए वो वोटिंग करना चाहते थे. 3 नाम दिए गए थे, उसके आगे उनको ऐसा क्रॉस लगाना था. मिसेस उषा ऑल्सो इंश्योर्ड दैट देयर वाज अ बैलेट पेपर इन ब्रेल फॉर नेहा. नेहा एक बच्ची है जो देख नहीं सकती, तो उसके लिए जो बैलेट पेपर है वो ब्रेल लिपि में था, ब्रेल फॉर्मेट में था. आफ्टर ऑल स्टूडेंट्स वोटेड, मिसेस उषा कलेक्टेड द बैलेट इन अ बॉक्स एंड सील इट अंटिल द काउंटिंग सेशन. उसके बाद जब सबने वोट कर दिया तो मिसेस उषा ने क्या किया, बैलेट को कलेक्ट कर लिया, जो बॉक्स है उसमें रख दिया और उसको सील कर दिया. जब तक कि काउंटिंग नहीं होती तब तक के लिए उसको सील कर दिया. देन व्हाट हैपेंड, अब रिजल्ट के दिन की बारी आई. सो टोटल 33 वोट्स थे. आफ्टर ऑल द 33 वोट्स वर कास्ट, उषा ने क्या किया, मिसेस उषा ने कॉल्ड मिसेस शीबा फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास टू विटनेस द काउंटिंग प्रोसेस. उन्होंने मिसेस शीबा दूसरी मैम को बुलाया कि आप यहाँ पर विटनेस रहिए, देखिए कि काउंटिंग हो रही है, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, तो प्रोसेस को देखने के लिए. वन ऑफ द बैलेट पेपर वाज नॉट मार्क्ड. एक बैलेट पेपर ऐसा था जिसमें तीनों कैंडिडेट के नाम के आगे कोई भी मार्किंग नहीं हुई थी, मतलब उसने किसी को भी वोट नहीं दिया था जिस भी बच्चे का वो बैलेट पेपर था. सो इट वाज डिक्लेयर इनवैलिड. उसको क्या कहा गया, ये इनवैलिड है, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है. द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड. रिजल्ट आया तो अहमद रिसीव्ड 8 वोट. अहमद को 8 वोट मिले, गुरमत को 12 मिले और रवि को 10 वोट मिले. सो गुरमत विद द मोस्ट वोट, गुरमत के पास सबसे ज्यादा वोट है, तो उसे नई क्लास का रिप्रेजेंटेटिव, नया क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया. उसने क्या किया, शी थैंक्ड हर क्लासमेट्स एंड प्रॉमिस्ड टू फुलफिल हर कमिटमेंट्स. तो क्लासमेट्स का जो डिसीजन था उसके लिए उन्होंने थैंक किया, उसने थैंक किया क्लास को और प्रॉमिस किया कि जो भी उसने डिसीजन लिया है अपने कमिटमेंट्स को पूरा करेगी. अहमद एंड रवि कॉन्ग्रेचुलेटेड हर. अहमद और रवि क्योंकि वो जीत नहीं पाए, जो जीता गुरमत जीती, तो उसको उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया एंड ऑफर टू सपोर्ट हर, और ये भी कहा कि हम तुम्हें तुम्हारे काम में सपोर्ट करेंगे. नाउ let's explore. So questions है, what are most important aspect of election process in this caselet? कि जो हमने केस पढ़ा इसमें election process में सबसे important क्या aspect था? Then why was it important to have a secret ballot? Secret ballot होना जरूरी क्यों है? देखो 3 बच्चे खड़े थे, मैं आपको अभी बता देती हूँ. अब क्लास के बच्चे वोट कर रहे हैं, आपको नहीं लगता अगर वो छुपा के वोट ना करे, सब जान रहे हो कि किसने किसको वोट किया, तो जिसने इस बच्चे को वोट नहीं किया होगा, आपको नहीं लगता ये वाला बच्चा उससे दुश्मनी करने लेगा या उससे नफरत करने लग जाएगा या उसके अगेंस्ट चला जाएगा? इसीलिए नाम को छुपाया जाता है. आगे मैंने सबके आंसर्स बताए हैं. फिर एक क्वेश्चन है, व्हाट कंसीडरेशन माइट द स्टूडेंट्स हैव हैड व्हाइल एक्सरसाइजिंग देयर चॉइस? क्या क्या चीजें वो लोग देखते होंगे इलेक्शन करने, अपना वोट देने से पहले. डू यू थिंक द स्टूडेंट्स हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर गुरमत वाज इलेक्टेड एज द क्लास रिप्रेजेंटेटिव? इफ यस, व्हाट आर दे? क्या लगता है आपको, जब गुरमत को चुना गया उसके बाद बच्चों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? अगर है तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? या नेक्स्ट है, व्हाट वाज द रोल दैट मिसेस उषा प्लेड? जो मैम थी क्लास टीचर, उन्होंने कौन सा रोल प्ले किया? व्हाई वाज इट इंपॉर्टेंट? ये क्यों इंपॉर्टेंट था? व्हाई वाज इट इंपॉर्टेंट फॉर मिसेस उषा टू ऑर्गेनाइज अ ब्रेल बैलेट फॉर नेहा? ब्रेल लिपि में, क्योंकि नेहा देख नहीं सकती थी, तो ब्रेल जो फॉर्मेट होता है उसमें बैलेट पेपर को लाने का क्यों इंपॉर्टेंस था? देन व्हाट वुड हैपन इफ मेनी स्टूडेंट इन द क्लास चूज नॉट टू मार्क अ प्रेफरेंस? अगर क्या होता जब जैसे एक पेपर हमने देखा किसी को भी उस बच्चे ने वोट नहीं दिया, ऐसे बहुत सारे पेपर होते तो इसका क्या मतलब होता? तो ये सबके आंसर हम देख लेते हैं कि करके. सो लेट अस जस्ट सी. पहला है कि
मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या था इस इलेक्शन प्रोसेस में? सबसे पहले फ्री एंड फेयर कंडक्ट हुआ इलेक्शन का बाय इलेक्शन ऑफिसर। मैम ने पूरे अच्छे से इलेक्शन कंडक्ट करवाए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई कैंपेन करने के लिए, जो जिस तरीके से चाह रहा था कैंपेन कर रहा था। किसी ने बैनर्स लगाए, किसी ने लंच टाइम में म्यूजिक ऑर्गेनाइज किया, किसी ने क्लासमेट से बात की, राइट। सीक्रेट बैलेट प्राइवेसी के लिए, प्राइवेसी ऑफ चॉइस कि कौन किसको चुन रहा है ये प्राइवेट रहना चाहिए, ये मैम ने इंश्योर किया। हर स्टूडेंट्स को एक वोट देने का चांस मिला, सभी वोट्स की इक्वल वैल्यू थी। काउंटिंग जो है ट्रांसपेरेंटली डन की गई, किसी और विटनेस के सामने, किसी और मैम को बुलाया गया, उनके सामने काउंटिंग की गई, ताकि ऐसा ना लगे कि मैम ने किसी को जानबूझकर जिता दिया है, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन था सीक्रेट बैलेट होना क्यों जरूरी है? क्योंकि प्राइवेसी ऑफ चॉइस, मैं किसको चुन रही हूँ कोई और क्यों जाने, है ना। सो टू कीप एवरी स्टूडेंट्स चॉइस प्राइवेट प्रिवेंट्स प्रेशर, इन्फ्लुएंस और फियर वाइल वोटिंग। अगर सब नाम जानेंगे तो एक प्रेशर हो जाएगा, अरे वो तो मेरा फ्रेंड है लेकिन वो काम सही से नहीं करेगा तो मैं उसको वोट क्यों दूं, लेकिन अगर मैं नहीं दूंगा तो वो गुस्सा हो जाएगा या गुस्सा हो जाएगी, तो एक तरीके का प्रेशर होगा। इन्फ्लुएंस होगा कि अरे वो मेरा फ्रेंड है, उसे देना ही पड़ेगा। एक डर होगा, अगर मैंने उसको नहीं दिया तो मुझसे गुस्सा हो जाएगा या हो जाएगी, राइट। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए वोटिंग जो है वो प्राइवेट रखा जाना चाहिए। एंश्योर फेयरनेस एंड ऑनेस्टी इन द प्रोसेस, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस होनी चाहिए और ईमानदारी से सारा प्रोसेस होना चाहिए, इसीलिए सीक्रेट बैलेट रखे जाते हैं। तीसरा था व्हाट कंसिडरेशन, स्टूडेंट्स को क्या सोचना होगा जब उन्होंने चुन लिया उनको तो। सो हुज आइडियाज एंड प्रॉमिस क्लीनलीनेस पर पीयर कोचिंग आर्ट्स वर मोस्ट यूजफुल फॉर द क्लास। स्टूडेंट्स ने क्या सोचा होगा वोट करने से पहले कि कौन सा जो आइडिया है मोस्ट यूजफुल है, क्लास की सफाई या पीयर कोचिंग या आर्ट्स, क्या इंपॉर्टेंट है उन्होंने ये सोचा होगा। फिर क्वालिटीज ऑफ द कैंडिडेट उन्होंने देखी होगी कि कौन ट्रस्टवर्दी है, किसकी लीडरशिप अच्छी होगी, कौन ज्यादा हेल्पफुल है। फिर देखा होगा कैंडिडेट हु कुड बेस्ट रिप्रेजेंट द होल क्लास, कौन पूरी क्लास को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स बच्चों ने देखे होंगे वोट कास्ट करने से पहले। नाउ डू यू थिंक द स्टूडेंट्स हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर गुरमत वाज इलेक्टेड एज द क्लास रिप्रेजेंटेटिव? इफ यस, व्हाट आर दे? स्टूडेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रही होगी गुरमत को चुनने के बाद? तो ये सपोर्ट करेंगे सारे बच्चे गुरमत को ताकि वो अपने प्लान्स को इंप्लीमेंट कर पाए, वो अपने कंसर्न बताएंगे विदर ऑनेस्टली, देन रिस्पेक्ट हर रोल एज क्लास रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा नहीं कि सीआर बन गए तो जिन लोगों ने उसको वोट नहीं किया उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, सभी लोग रिस्पेक्ट करेंगे। कोऑपरेट इन क्लास एक्टिविटीज एंड डिसीजन, जो भी क्लास एक्टिविटीज वो करवाएगी या डिसीजन वो लेगी उसको सब सपोर्ट करेंगे। देन फिफ्थ क्वेश्चन था मिसेस उषा का क्या रोल था? तो उनका रोल एक इलेक्शन ऑफिसर का था, उन्होंने रूल्स एक्सप्लेन किए, इंश्योर किया कि सीक्रेसी रहे, कोई किसी के बारे में ना जाने किसने किसको वोट किया, फेयर अरेंजमेंट्स करवाए, कलेक्शन अच्छे से किया वोट का और काउंटिंग अच्छे से की। उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था ये पूछा है तो बहुत इंपॉर्टेंट था ताकि फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल ये इंश्योर हो सके। देन व्हाई वाज इट इंपॉर्टेंट फॉर मिसेस उषा टू ऑर्गेनाइज अ ब्रेल बैलेट फॉर नेहा? ब्रेल बैलेट क्यों ऑर्गेनाइज किया गया नेहा के लिए? ताकि इंक्लूसिव इलेक्शन हो। इंक्लूसिव मतलब सभी लोग पार्टिसिपेट करें। नेहा वो विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट है, वो देख नहीं सकती, तो वो भी तो वोट करना चाहेगी, तो वो वोट कर सके इसीलिए बैलेट पेपर बनाया गया। क्योंकि देखो अगर बैलेट नहीं होता तो वो पता ही नहीं चलता किसका नाम लिखा है, तो उसको किसी की हेल्प चाहिए होती, वो बोलती कि नहीं मैं इसको देना चाहती हूँ, आप इसके आगे मार्क कर दो। फिर उस बच्चे को तो पता चल जाता ना जिसको बोलती मार्क करने के लिए, तो उसकी प्राइवेसी कहाँ रह जाती। इसीलिए ताकि वो खुद से रीड कर सके तो ब्रेल बैलेट ऑर्गेनाइज किया गया। नाउ इंश्योर इक्वल राइट्स फॉर एवरी वोटर, सबको राइट है ये इंश्योर करने के लिए ब्रेल बैलेट पेपर ऑर्गेनाइज किया गया और रिफ्लेक्ट किया डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है, नो वन लेफ्ट बिहाइंड, कि कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। यही मोटो होता है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का कि सब भाग ले सके, तो इसीलिए ब्रेल बैलेट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया नेहा के लिए। देन नेक्स्ट इज व्हाट वुड हैपन इफ मेनी स्टूडेंट्स इन क्लास चोज नॉट टू मार्क अ प्रेफरेंस? क्या होता अगर बहुत सारे बच्चे कोई भी ऑप्शन नहीं चुनते तीनों में से? तो बैलेट्स जो हैं वो सारे इनवैलिड काउंट होते और जो वैलिड होते उनकी संख्या कम हो जाती। विनर माइट बी इलेक्टेड विद फ्यूअर वोट्स, कम वोट्स मिलते जो, लेकिन जिसको ज्यादा मिलते उसे चुन लिया जाता। इस वजह से रिप्रेजेंटेशन जो होता है वीक होता, बहुत कम बच्चे उसे चुनते। इट शोज वोटर एपैथी एंड रिड्यूस द फेयरनेस ऑफ द रिजल्ट हो सकता है फेयर नहीं आता, है ना। मान लो अभी गुरमत को 12 मिले, मान लो एक को 7 मिले, एक को 5 मिले, कुछ इस तरीके से मिले, ये वो नंबर नहीं जो अभी पीछे था, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो अब मान लो कि अभी तो एक ही इनवैलिड वोट था, एक ही बच्चा ऐसा था जिसने तीनों में से किसी को वोट नहीं दिया। अब मान लो कि 10 बच्चे ऐसे हो जाते, तो इसको होता 2 मिल गए, इसको होता 5 मिल गए, इसको होता 3 मिल गए, इसको 5 ज्यादा तो मिले लेकिन बहुत कम बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा चाह रहे हैं कि इन तीनों में से कोई ना बने, मतलब किसी और को रखना चाहिए, तो चुना तो जाता कोई ना कोई, लेकिन फेयरनेस रिड्यूस हो जाती, कम हो जाती। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं
डोंट मिस आउट. इमेजिन इफ अ स्टूडेंट डिड नॉट वांट टू वोट फॉर एनी ऑफ द कैंडिडेट. जो मैंने अभी आपको समझा रही थी वही यहाँ दिया है. मान लो कि कोई बच्चा चाहता ही नहीं कि इन तीनों में से कोई भी इलेक्ट हो, कोई भी चुना जाए. सो अहमद, गुरमत और रवीन, तीनों में से व्हाट ऑप्शन वुड दे हैव? तो उनके पास क्या ऑप्शन था? सम कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ऑफर एन एडिशनल ऑप्शन नोटा. ऐसे लोगों के लिए जिनको मतलब जिस ऑप्शन जो है हमें जिनको चुनना है उनमें से कोई पसंद नहीं है, मैं किसी को वोट नहीं देना चाहती या देना चाहता, तो एक ऑप्शन हमारे इलेक्शन प्रोसेस में होता है जिसे हम नोटा बोलते हैं, NOTA. इसका मतलब होता है नन ऑफ द अबव. जो लिस्ट है इसमें जो कैंडिडेट के नाम है लास्ट में एक नोटा ऑप्शन होता है. इसका मतलब है जितने ऊपर नाम है नन ऑफ द अबव, मैं इनमें से किसी को नहीं चुनता. तो इस पे क्लिक कर रहे हो मतलब किसी को भी वोट नहीं दे रहे हो. सो ये जो ऑप्शन ये अलाउ करता है वोटर्स को टू रिजेक्ट ऑल कैंडिडेट्स इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ देम. तो ये आपके पास ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप इन सभी को रिजेक्ट कर सकते हो अगर आप इनसे सेटिस्फाई नहीं हो तो. इट डज नॉट चेंज द रिजल्ट. हाँ, ये रिजल्ट तो चेंज नहीं करेगा. अभी भी जिसको एक भी वोट मिला होगा वो जीत जाएगा. जिसको ज्यादा वोट है, मान लो सबको 0 मिले, एक वोट भी मिला है किसी को, तो वो जीत जाएगा. लेकिन रिजल्ट तो चेंज नहीं होता. लेकिन ये मैसेज देता है कि वोटर्स वांट बेटर चॉइसेस. लोग जो नोटा प्रेस कर रहे हैं ये बताते हैं कि हम इनसे बेस्ट चॉइसेस चाहते हैं, हम नोटा दे रहे हैं. नोटा इज अ क्वाइट बट पावरफुल टूल इन डेमोक्रेसी. ये एक तरीके से एक्शन इसका दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ ये एक पावरफुल टूल है जिसमें आप बता सकते हो कि आप क्या चाहते हो सोसाइटी में, राइट, डेमोक्रेसी में, कि कौन आना चाहिए कौन नहीं आना चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं. तो रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. अभी एक बॉक्स में हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था इनके बारे में आगे और डिटेल में दिया हुआ है. सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल लगभग वही होता है जो अभी मिसेस उषा ने उसमें किया है ना, जो हमने केस पढ़ा उसमें. तो चलिए रीड करते हैं. वी हैव सीन साइज एंड डाइवर्सिटी दैट नीड्स टू बी kept in mind in organizing the election process in India. In this section, we will look at the different types of election that the Election Commission of India organizes and oversee. So अभी हमने देखा इंडिया कितनी बड़ी है, साइज के हिसाब से कितनी डाइवर्सिटी है. सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये रोल प्ले करती है कि डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्शंस किस तरीके से निभाए जाएं या कंडक्ट कराए जाए इंडिया में. सो लेट्स रिमेंबर, अब यहाँ पे फैक्ट दिया है कि इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. हमारी इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जहां पर एट द नेशनल लेवल सिटीजंस चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर लोकसभा, द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. तो लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं जिसे लोअर हाउस भी कहा जाता है लोकसभा को, उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको चुनने के लिए सिटीजन वोट करते हैं. दे फोकस ऑन इशू अफेक्टिंग द एंटायर कंट्री. ये लोग फोकस करते हैं कि पूरे देश में कौन से इशू इंपॉर्टेंट है. इन एडिशन voters elect representative for their constituency to the legislative assembly in state and union territories where they are registered. So इसके लिए जो वोटर्स हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में. कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है मैं पहले ही समझा चुकी हूँ, ताकि उनके लेजिस्लेटिव असेंबली में वो रिप्रेजेंट कर सके, चाहे वो स्टेट के हो चाहे यूनियन टेरिटरी के हो. स्टेट क्या होता है, यूनियन टेरिटरी क्या होता है, ये सब मैं बता चुकी हूँ. स्टेट मतलब जहां की खुद की गवर्नमेंट होगी. मान लो आप बिहार के हो तो बिहार में अपना सीएम होगा, एमपी के हो, पंजाब के हो तो वहां अपना सीएम होगा, राइट, अपना पूरा एक फंक्शन होगा, गवर्नर होगा वहां का, सीएम के साथ बहुत सारे मिनिस्टर्स होंगे. लेकिन यूनियन टेरिटरी वो होती है जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका ही वहां पे कंट्रोल होता है. ओके, सो दीज मेंबर्स फोकस प्राइमरली ऑन रीजनल इशू. सो रीजनल इशू के लिए जो स्टेट लेवल के इलेक्शन होते हैं उसमें इंपॉर्टेंस होता है, और जो एंटायर कंट्री के लिए इश्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं जो पूरे देश को इफेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उसमें वो इश्यूज मैटर करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज These are just 2 of the elections that the Election Commission of India manages. We will see more in later section. बाद में हमें बताया गया यही 2 टाइप के इलेक्शन, एक तो लोकसभा के और एक लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं स्टेट लेवल पे और यूनियन टेरिटरी लेवल पे, वो देखती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. However, before we get a glimpse of election process, let us get introduced to Election Commission of India, the institution that oversees it. So बाद में पढ़ेंगे कौन से इलेक्शंस होते हैं, क्या इलेक्शंस कंडक्ट करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. अभी हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं जो ये सारे प्रोसेस को करवाती है. सो लेट्स रिमेंबर, इन ग्रेड 6 यू रेड अबाउट डायरेक्ट इलेक्शंस टू ग्राम पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज. द स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मैनेजेस. जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं, ग्राम पंचायत के या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अर्बन लोकल बॉडीज जो होते हैं, इनके जो इलेक्शन होते हैं वो कौन मैनेज करता है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन उनको मैनेज करते हैं, एक और बॉडी होती है. ओके, नाउ यहाँ पर सबसे पहले अब हम जानने वाले हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में. यहाँ पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसको जान लेते हैं. सो
ECI is an independent constitutional body responsible for conducting free and fair election. So एक independent body है, किसी के अंडर काम नहीं करती है, independent है और इसकी responsibility होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराए। ये 1950 में एस्टैब्लिश हुआ था, बनी थी ये बॉडी एंड कंडक्ट इलेक्शन टू लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया। ये कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट कराती है? 1950 में ये बॉडी बनी थी, एक तो लोकसभा के, दूसरे राज्यसभा के, तीसरा लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो इंडिया के स्टेट्स में होते हैं वो और यूनियन टेरिटरीज में। द ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इनके इलेक्शन भी 4 और 5। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस किस के इलेक्शन कराते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे इलेक्शन जो हैं वो 5 हो गए। 1 2 3 4 5 इलेक्शंस जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वर हेल्ड इन 1951 टू 1952। पहला जनरल इलेक्शन जो इंडिया में हुआ था वो 1951 से 52 वाले ईयर में हुआ था। ओके, नाउ यहाँ पर दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन परफॉर्म्स क्रूशियल टास्क लाइक। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये ऑफिस आपको दिख रहा है, दिल्ली में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल टास्क परफॉर्म करती है वो क्या क्या है? पहला, वो इलेक्शन की डेट सेट करती है कब इलेक्शन होगा। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको रजिस्टर करना कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली, मतलब कैंडिडेट्स कौन कौन है। तीसरा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एनफोर्स करना, लागू करना। जो कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे मैम ने कैसे रूल बताए क्लास में कि क्या क्या रूल्स रहेंगे, वैसे रूल्स क्या क्या होंगे इलेक्शंस के दौरान सभी पार्टीज को फॉलो करने के लिए, वो सब कौन बताते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताती है। देन 4th पॉइंट रहता है इनका इंपॉर्टेंट काम, ओवरसीइंग द एंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस। जो भी इलेक्शन का प्रोसेस हो रहा है उसको ओवरसी करना, देख रेख करना। ओके, तो ये सारे टास्क हैं जो परफॉर्म होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो बॉडी है ये कैसे है? 3 डिवीजन है इसके। पहला, नेशनल लेवल, पूरे कंट्री में जो होते हैं उसमें 2 यहाँ पर्सन आप देख सकते हो। पहला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक हेड होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो नेशनल लेवल के हैं, और इनके साथ 2 और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लेवल पे चीफ इलेक्टोरल एक ऑफिसर होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होते हैं। इसमें एक आरओ होते हैं जिसके साथ इनके साथ वर्क करते हैं, जिन्हें हम रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं। ये इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। और दूसरा जो इसमें नाम होता है वो होता है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, मैनेजेस वोटर लिस्ट। आपकी कॉलोनी में आते होंगे ना कि पिछली बार आपने किसको वोट दिया, आपका नाम वोटिंग लिस्ट में है कि नहीं, वो एक फॉर्म लेकर घूमते हैं, इंश्योर करते हैं सारी चीजें कि किसका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है, वो ERO का काम होता है। ओके, तो ये आप एक याद कर सकते हैं माइंड मैप, जिसमें आपको बताया गया है क्या क्या लेवल है और कहाँ पे कौन रिप्रेजेंट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। सो मैनेजिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस, अब इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है उसको मैनेज करना। सो मैनेजिंग इलेक्शंस इन इंडिया इज अ मैमथ टास्क, बहुत बड़ा टास्क है ये कि इलेक्शंस को मैनेज करवाएं। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन अपग्रेडिंग इट्स कैपेसिटी टू कीप पेस विद नीड्स ऑफ मॉडर्न इंडिया इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इतना बड़ा टास्क है, इसको मैनेज करने के लिए वो अपनी कैपेसिटीज को अपग्रेड कर रही है, नए नए इन्वेंशंस कर रही है, ताकि फ्री और फेयर इलेक्शंस जो हैं वो पेस रख पाए। लोग बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इतने लोगों से वोट कराना है तो अपने आप को अपग्रेड करना जरूरी है। सो इलेक्टोरल सिस्टम इज मैसिव एंड नीड्स टू वर्क एफिशिएंटली। जो भी इलेक्शन का सिस्टम है वो बहुत ही एफिशिएंट होना चाहिए ताकि इलेक्टोरल प्रोसेस बहुत आसानी से हो सके। वी टेक द एग्जांपल ऑफ लोकसभा इलेक्शन, हमने देखा था कितने ज्यादा लोगों को वोट करना था, राइट। टू इलस्ट्रेट दिस, इसको समझने के लिए नोट दैट इलेक्शंस टू द स्टेट असेंबलीज फॉलो अ सिमिलर प्रोसेस। अब ये तो हमने लोकसभा का समझा, स्टेट के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें भी इतना ही बड़ा प्रोसेस होता है, सेम प्रोसेस होता है, वो भी देखना है उनको। सो ऑल इलेक्शन टेक प्लेस एट डिफरेंट टाइम्स बट विद सेम पीरियोडिसिटी। देखो हर इलेक्शन के डेट्स अलग होते हैं, टाइम अलग अलग होता है, लेकिन जो समय है, जो तरीका है वो सेम होता है। सो एवरी ईयर सेवरल पोल्स आर कंडक्टेड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री बेस्ड ऑन व्हेन दे आर ड्यू। तो ऐसा नहीं है कि एक बार इलेक्शन हो गया फिर 5 साल बाद ही डायरेक्ट इलेक्शन होगी, वो लोकसभा का होता है। लेकिन स्टेट्स भी तो है, स्टेट्स के भी तो इलेक्शन होते हैं, तो हर साल किसी न किसी स्टेट में कहीं ना कहीं इलेक्शंस हो ही रहे होते हैं, ठीक है। तो इन सबको मैनेज करने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है, और ये सारी चीजें सही से हो पाए, इसीलिए जो सारी इंप्रूवमेंट हो रही हैं, चीजें डेवलप हो रही है, उसके साथ पेस रखने के लिए वो अपनी कैपेसिटीज को अपग्रेड करते रहते हैं। यहाँ एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसमें आप समझिए अ फ्यू नंबर्स शोइंग द स्केल ऑफ 2024 लोकसभा इलेक्शन। यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन के बारे में समझाया है। टोटल कितने एलिजिबल वोटर्स थे? 980 मिलियन वोटर्स थे।
इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी थी? 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। और पोलिंग स्टेशन जहां पर लोग जाकर वोट कर सकते थे वो कितने थे? 1 मिलियन पोलिंग स्टेशन। आप समझ सकते हो 1 मिलियन यानी 10 लाख पोलिंग स्टेशन थे, तो इनको संभालना कितना टफ काम था। सो एज यू कैन सी द नंबर्स आर वेरी लार्ज, बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं। मैनी पीपल आर डिप्लॉयड टू असेस द होल प्रोसेस इंक्लूडिंग टीचर्स वगैरह को भी अपॉइंट किया जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो इलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट कराने में गवर्नमेंट की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हेल्प करते हैं। नाउ don't miss out, 84 of Lok Sabha constituency are reserved for person from the scheduled caste while 47 are reserved for scheduled tribes. So total देखो ये 47 and ये 84 कितना हो गया? So 7 और 2 9 10 13 का 3 कैरी 1 4 543 टोटल। अभी हमने देखा कि टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है? 543। इसमें से कुछ सीट्स जो है 543 जो ये टोटल आया है रिजर्व कर दी गई है कि इतनी सीट्स, मतलब 84 जो सीट्स है उसमें तो जो एससी मतलब शेड्यूल कास्ट जो सेक्शन है सोसाइटी का उनके ही लोग चुनकर आएंगे, और 47 ऐसी सीट्स हैं जिसमें सिर्फ एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब्स जो पॉपुलेशन है उनमें से लोग चुनकर आएंगे। तो ऐसा भी प्रोविजन किया गया है। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ देख सकते हो प्रोसेस ऑफ वोटिंग फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। इस तरीके से पहले सबसे पहले क्या होता है इस प्रोसेस में? पोलिंग ऑफिसर चेक्स द नेम ऑन वोटर लिस्ट एंड आईडी प्रूफ। सबसे पहले वो आपका वोटर आईडी चेक करते हैं, पोलिंग ऑफिसर्स जो होते हैं आईडी प्रूफ देखते हैं और वोटर लिस्ट में आपका नाम ढूंढते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, देखो इस तरीके से मैनेज होते हैं इलेक्शंस टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो पहला हो गया पोलिंग ऑफिसर का रोल होता है। दूसरा सेकेंड पोलिंग ऑफिसर, उसके बाद इंक लगाई जाती है आपके फिंगर पे, चिट दी जाती है आपको और आपका साइन लिया जाता है ना। इंक क्यों लगाई जाती है? ये आप इस तरीके से देखते होंगे, इंक लगी होती है यहाँ पर उंगली पे ताकि इंश्योर हो कि ये पर्सन दोबारा वोट ना दे सके, है ना। देन थर्ड रोल क्या होता है, पोलिंग ऑफिसर क्या करते हैं? चिट ले लेते हैं, आपकी फिंगर देखते हैं कि उंगली पे निशान है कि नहीं, मतलब आप अंदर आप काउंट हो जाएंगे। और नोटा, नन ऑफ द अबव ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल होता है उसमें, है ना, नोटा का। फिर आप बटन प्रेस करते हैं वोट देने के लिए। ईवीएम मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसमें आप प्रेस करते हैं, एक बीप का साउंड आता है अगर आपका ऑप्शन उसमें क्लिक हो जाता है तो, और वहीं पर वीवीपैट भी आपको मिल जाता है, प्रिंटेड स्लिप आपको मिल जाती है जिसपे आपने किसको वोट कास्ट किया उसका नाम और सभी डिटेल्स उस पर लिखी हुई आ जाती है वहीं पर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो ये प्रोसेस हमने देख लिया, इस तरीके का ईवीएम मशीन होता है। और एक ये वीवीपैट यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो वीवीपैट क्या होता है? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। इसमें यहाँ पर पता चल जाता है आपने किसको वोट दिया है, वो नाम साइन वगैरह इस पे लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, सो इसको हम रीड कर लेते हैं। इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो ये ईवीएम मशीन है जिसके थ्रू वोट होते हैं, और वीवीपैट जो है, दिस सिस्टम हैज बीन यूज्ड इन कंट्रीज लाइक नामीबिया एंड भूटान विद सपोर्ट फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये जो हेल्पफुल टेक्निक्स हैं, हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है दूसरी कंट्रीज को भी सपोर्ट करता है इन मशीन्स के थ्रू, देता है उनके इलेक्शन में यूज करने के लिए, जैसे नामीबिया, भूटान, राइट। अदर कंट्रीज हैव आल्सो स्टडीज दिस टेक्नोलॉजी एंड हैव रिसीव्ड ट्रेनिंग फ्रॉम इंडिया टू अडॉप्ट इट इन देयर कंट्री। बहुत सारी कंट्रीज ने ट्रेनिंग भी ली है कि इनको आप कैसे यूज करते हैं, कैसे संभालते हैं इस प्रोसेस को, ताकि वो लोग भी अपनी कंट्रीज में से यूज कर सकें। वीवीपैट, ये जो अभी मैंने आपको ये बताया, ये एक सिस्टम है दैट प्रोड्यूस अ फिजिकल पेपर रिकॉर्ड। अब आपने इसमें भी साउंड आया, प्रेस किया कोई भी यहाँ पर की, और अब एक साउंड भी आ गया कि ठीक है आपने प्रेस कर दिया। लेकिन कभी कभी ये लोगों के मन में डाउट होता था कि मैंने ये बटन क्लिक किया है लेकिन वोट इसको चला गया है। तो अब क्या होगा, जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर बना हुआ आ जाता है कि आपने किसको वोट किया, ताकि इंश्योर हो कि जिसको आपने प्रेस किया है जिसके लिए, उसी को वोट जाए। ठीक है, तो इसके लिए ये इंश्योर करने के लिए ये टेक्नोलॉजी सही है। सो दैट प्रोड्यूस फिजिकल पेपर रिकॉर्ड, इससे हमें फिजिकल रिकॉर्ड मिल जाता है। अलाउ करता है वोटर को टू वेरीफाई दैट देयर इलेक्ट्रॉनिक वोट्स वर कास्ट करेक्टली, ताकि ये इंश्योर करे जो भी वोट करने आया है कि उसका वोट सही व्यक्ति को गया है जिसको वो देना चाह रहा था। दिस पेपर ट्रायल प्रोवाइड्स अ बैकअप फॉर वेरिफिकेशन एंड रिकाउंटिंग पर्पस इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स और फेलियर ऑफ द इलेक्शन सिस्टम। अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई कहता है नहीं मेरा वोट सही से नहीं गया, मैंने जिसको दिया उसके पास नहीं गया, किसी और को चला गया, तो ये एक तरीके से बैकअप की तरह है कि अब इसको ओपन करके हम इससे पता कर सकते हैं काउंटिंग के वक्त या ऐसा कोई डिस्प्यूट है उस वक्त कि सही मैच है या नहीं, जिसने जिसको दिया है उस व्यक्ति का सही से वोटिंग हुआ है कि नहीं, भाई चेक कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मैंने आपको बोला जैसे मिसेस उषा ने क्लास में रूल बताए थे, वैसे ही कैसे कंडक्ट करना है इलेक्शन के दौरान, जो भी पार्टी या जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं उनका क्या बिहेवियर होना चाहिए, कैसे कंडक्ट करना है उनको, तो ये सारी चीजों के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ रूल्स
इशू करती है, तो उसी को कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कि किस तरीके से आप बिहेव करेंगे। कोड मतलब होता है रूल, नियम। कोड इज फॉलोड टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये जो कोड है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये इंश्योर करते हैं कि इलेक्शन फ्री हो और फेयर हो। लिस्टिंग द डूज एंड डोंट्स फॉर लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स दैट मस्ट बी अडेयर्ड टू। इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में रूल होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको फॉलो करना है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं इलेक्शंस के दौरान, ताकि इलेक्शन फ्री और फेयर तरीके से हो सके। सो अ फ्यू एलिमेंट्स ऑफ द कोड, कुछ यहाँ पे रूल्स बताए गए हैं, जैसे देयर आर रूल्स दैट पार्टी इन गवर्नमेंट मस्ट फॉलो। कुछ रूल्स होंगे जो भी गवर्नमेंट है, पार्टीज हैं, वो फॉलो करना होगा। दिस इंश्योर दैट रिसोर्सेज अवेलेबल टू गवर्नमेंट आर नॉट यूज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। सो जो रिसोर्सेज सरकार के हैं, जो भी चीजें सरकार की हैं, वो आप अपने फायदे के लिए इलेक्शन में यूज नहीं कर सकते। जैसे नो न्यू स्कीम, फॉर एग्जाम्पल नो न्यू स्कीम एंड प्रोजेक्ट्स आर टू बी अनाउंस दैट मे बी इन्फ्लुएंस वोटर। अब इलेक्शन का दिन आ गया, ठीक है, अब इलेक्शन आने वाला है 1 महीने बाद। अब ऐसा नहीं कि अब आप कोई नई स्कीम चालू कर दो, क्योंकि आप सरकार में हो, आप अभी की गवर्नमेंट के पार्ट हो, तो आप ये नहीं कहोगे कि मैं अब ये नई स्कीम चालू कर रहा हूं। तो ऐसे कुछ दिन डिसाइड कर देती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि इस डेट के बाद से आप कोई नई स्कीम नहीं चालू कर सकते। इससे तो आप इन्फ्लुएंस करोगे वोटर्स को। अभी कुछ अच्छा कर दोगे तो वोटर सोचेंगे अरे इसने तो अच्छा काम कर दिया। ऐसा नहीं है। ऑल कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज डिस्क्रिशन एंड रिस्ट्रेंट टू इंश्योर दैट इलेक्शन टेक प्लेस पीसफुली। जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको ये इंश्योर करना है कि इलेक्शन पीसफुल तरीके से हो, शांतिपूर्वक कंडक्ट कराए जाए। इन्फ्लुएंस, वोटर्स को इन्फ्लुएंस करना गिफ्ट देकर ताकि वो वोट उनको करे, ये पनिशेबल है। आप किसी को गिफ्ट देकर, पहले क्या होता था, किसी को गिफ्ट कंबल बांट दिए, किसी को कुछ बांट दिया ताकि वोटर्स हमसे अट्रैक्ट हो जाए, तो ये जो करोगे तो ये पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। तो यही कुछ रूल्स बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लेट्स एक्सप्लोर। हियर आर फ्यू टाइप्स ऑफ कंप्लेंट्स दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैंडल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरीके के कंप्लेंट्स हैंडल करती है और क्यों मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाना पड़ता है उनको। जैसे अ कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूट साड़ीज एंड हाउस होल्ड अप्लायंसेज टू विमेन वोटर्स। जैसे घर में जो काम आने वाली चीजें हैं, अप्लायंसेज हैं, वो औरतों को दे देना। जैसे नेता देख रहे हो साड़ियां वगैरह बांट रहे हैं, तो इससे क्या होंगी, जो विमेन है वो इन्फ्लुएंस होंगी, अरे इस नेता ने हमारे लिए ये किया, हमें सामान दिया या हमें साड़ियां बांटी, तो हम इसको वोट करेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। या फिर अब्यूजिव लैंग्वेज को यूज कर रहा है कि गाली गलौज कर रहा है एक कैंडिडेट दूसरे पार्टी के कैंडिडेट को, तो वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपोजिंग पार्टी को गाली गलौज नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट इज ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट कैंपेनिंग फॉर रूलिंग पार्टी, कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो कैंपेन में खड़े हो गए कि इस पार्टी को, जो अभी पार्टी में है, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है जिसकी अभी सरकार बनी हुई है उसके अंडर ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क करते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनके दबाव में आके वही वोटिंग के लिए निकल गए कि आप इस पार्टी को वोट करो, ऐसा वो लोग नहीं कर सकते जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह होते हैं। देन हियर यू कैन सी बंडल्स ऑफ 500 नोट्स फाउंड इन कार ऑफ अ कैंडिडेट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। ये देखो नोट की गड्डियां यहाँ दिख रही हैं, तो मतलब लोगों को हो सकता है इलेक्शंस के दौरान किसी पार्टी की गाड़ी में या कार में इतने सारे पैसे, मतलब वो लोगों को पैसे बांट रहा हो वोट्स लेने के लिए, राइट। सो व्हाई डू यू थिंक these might be violation of code of conduct? ये सारा क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट का ऐसा अवहेलना है, माना नहीं जा रहा है। क्योंकि देखो ये है कि नहीं है, आप भी समझ सकते हैं, जिसके पास पैसा है वो तो बांट देगा, लेकिन ऐसे कैंडिडेट्स जो छोटी पार्टी के पास इतना फंड नहीं है, वो कहां से लोगों को पैसा बांटेंगे। तो ये तो फेयर तरीका नहीं है, राइट। तो इसीलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। सो डोंट मिस आउट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाज एडॉप्टेड इन केरला इन 1960। केरला में ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो 1960 में एडॉप्ट किया गया, वॉलंटरीली approved by representative of major political parties of the time। उस वक्त जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी वहां पर उन लोगों ने अपनी सहमति से इसको अप्रूव किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सर्कुलेटेड इट टू पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग 1962 जनरल इलेक्शन। उसके बाद हमारी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने 1962 जनरल इलेक्शन में सर्कुलेट किया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पहली बार। देन फ्रॉम 1991 का जो ईयर था, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिकेम प्रोएक्टिव इन इंश्योरिंग द ऑब्जर्वेंस ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। उसके बाद से 1991 के बाद से वो बहुत ज्यादा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फोकस करने लगी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ऑब्जर्व करे, लोग फॉलो भी करें। ओके, नाउ डोंट मिस आउट। TN Seshan became the Chief Election Commissioner in 1919। ये जो पर्सन आप देख रहे हैं TN Seshan, ये 1990 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। He brought in reform to ensure free and fair elections among them, campaigning to follow precise rule। उन्होंने बहुत सारे ऐसे रूल बनाए जिससे कि इलेक्शन फ्री और फेयर तरीके से हो सके। इसमें पहला क्या था, जो भी रूल्स बनाए गए हैं उसको फॉलो करना कैंपेनिंग के। वोटर आईडीज टू एलिमिनेट प्रॉक्सी वोटर, जो भी वोट देने जाएगा वो वोटर आईडी लेकर जाएगा ताकि एक ही व्यक्ति बार बार जाकर वोट
ना करे, स्ट्रिक्ट विजिलेंस होगा, अच्छे से देखरेख की जाएगी ऑन स्पेंडिंग बाय कैंडिडेट्स की कैंडिडेट्स कितना खर्च कर रहे हैं. देन ही वर्कड हार्ड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वोटर्स एंड इज ऑफन रिमेंबर्ड एज द ऑफिसर हु मेड इंडियन इलेक्शन फेयरर, ट्रांसपेरेंट एंड फियरलेस. तो वो इनको हम एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते हैं जिन्होंने हमारे जो इलेक्शन प्रोसेस है उनको फेयर, ट्रांसपेरेंट और फियरलेस, बिना डर के किसी को भी वोट करने का जो एक तरीका है उसमें इन्होंने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया ताकि इस तरीके से इलेक्शंस जो है हमारे यहाँ कराए जा सके. ओके, सो देखो ये क्या बने थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर. अब ये किसके अंडर आते हैं, आप देखो मैंने यहाँ पर एक चार्ट अभी हमने देखा था, यस ये रहा. तो इसमें नेशनल लेवल पे है ना कौन होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर. तो ये वो चुने गए थे 1919 में TN सेशन. ओके, सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. बहुत बड़ा चैप्टर है, हमने बहुत सारा पार्ट इसमें कवर किया, लगभग 1 घंटे की वीडियो हो गई है. नाउ विद दिस वी आर डन विद पार्ट 1. आई विल ट्राई टू फिनिश द चैप्टर इन पार्ट 2. सो विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. थैंक यू सो मच.